क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबके लिए एक समान कानून का लागू होना, ये वास्तव में आज स्वर्णिम दिन के समान है। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा में इस कानून के बनने से हमारी सबकी प्रतिबद्धता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अतीत के उस एक देश एक विधान एक निशान एक प्रधान की भावना की न केवल प्रकटीकरण है बल्कि वो संकल्प की पुष्टि है, जिसके बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक एक करके सारे राज्य जो समसामयिक है, देश की आधी आबादी के साथ जरूरी है, वो सब लागू करने जा रहे हैं। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा कर सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए। हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। और जो कानून लगाया गया उस कानून के लिए जो कमेटी ने रिकमेंडेशन हासिल की थी, 10 लाख से ज़्यादा सुझाव लिए गए, 76% से 76% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने जिस कानून का समर्थन किया, 95% से ज़्यादा समूची आबादी ने ये दोनों कानूनों को, हमारे कानून सुधार का समर्थन किया। 92% से ऊपर की आबादी ने, चाहे ईसाई हो या कोई और अन्य धर्म के, सब ने इसका समर्थन किया। 40% मुस्लिम भाइयों ने भी समर्थन किया। आइए हम सब मिलकर के विकास के साथ साथ ऐसी कई विसंगतियों को दूर करने के लिए आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से राज्य की जनता को बधाई देना चाहूँगा। हमारी सरकार के गठन के बाद ऐसे कई जन कल्याणकारी निर्णयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक सुधार के सारे निर्णयों को लागू कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी और माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी को बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश अब वो राज्य हो गया जहाँ यूसीसी पारित हुआ। सर, कांग्रेस बोल रही है यूसीसी, ये कांग्रेस की हिंदू मुसलमान को बांट करके वोट बैंक से चश्मे के देखने की नीति का नंगा नाच पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। कांग्रेस को जब एक समान कानून लगाने की कमेटी में राजनीतिक दल के आधार पर बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी। कांग्रेस ने
अपने वोट का नुकसान देखा तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं तो चाहता था कि आज यहाँ कानून पारित हो रहा है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए थे, वो विरोध करते। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं आगे आरिफ मसूद जी को आगे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इससे हिंदू मुसलमान के वोट का फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का ये चरित्र जनता जान रही है और कांग्रेस को कीमत चुकाना। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है सर। कांग्रेस ये बताना चाहूँगा कि आदिवासी भाई बहनों और उनकी रीति रिवाज को इससे पूर्ण मुक्त रखा गया, लेकिन कांग्रेस बताए ना, कांग्रेस बोले कि हाँ ये मुस्लिम बहनों के लिए किस तरह का कानून है। कांग्रेस हिंदू के बारे में क्यों नहीं सोचती? कांग्रेस केवल एक वर्ग के वोट बैंक के बारे में क्यों सोचती? और कांग्रेस इसी की कीमत चुका रही कि पूरे देश के 80% से ज़्यादा भूभाग पर कांग्रेस का पत्ता साफ हुआ है। आज हमारी राज्य की विचारधारा वाली राष्ट्रवादी सरकारें देश के 76% से ज़्यादा हिस्से पर अपनी सरकारें सफलता के साथ चला रही है। सर, कांग्रेस बोल रही है कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है सर। अरे तो आरएसएस का एजेंडा का राष्ट्रवादी है तो एक बार नहीं 100 बार करेंगे। प्रदेश के अंदर इस प्रकार से यूसीसी महत्वपूर्ण नहीं है। देश के अंदर पिछड़ों को 52 से 55% आबादी वालों को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। 13% जो होल्ड रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। तो हमारा समझना है कांग्रेस पार्टी का कि पिछड़ों को आरक्षण की प्राथमिकता मिले। रही बात यूसीसी को लेके, 21वां लॉ कमीशन जो भारत सरकार मोदी ने बनवाया था, मोदी जी ने, चौहान जी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अनुशंसा थी कि आज देश के अंदर समान नागरिकता की आवश्यकता नहीं है। अभी आज आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली में पास नहीं कराई पीछे के रास्ते से आरएसएस का एजेंडा चाहती है। अगर हर वर्ग के अलग अलग कानून बनेंगे तो कैसे समान नागरिकता? हर प्रदेश के अंदर, हर स्टेट राज्यों में अगर अलग अलग कानून बनेंगे तो समान नागरिकता कैसे? मैं समझता हूँ कि प्रदेश में जो बड़ा मुद्दा है यूसीसी से बड़ा 52% जो पिछड़े हैं उनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जब संशोधन आ जाता है तो नियम ये कहता है कि संशोधन पर चर्चा हो। मैंने उस पर चर्चा शुरू करी और मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है। और अगर ऐसा ही सादा सीधे है, जब सेंट्रल पारित नहीं कर रही, लॉ कमीशन मना कर चुका, सुप्रीम कोर्ट में ये हो चुका कि अब इसको नहीं जरूरत है, तो फिर ऐसी मध्य प्रदेश सरकार को क्या आवश्यकता? इसको आप परिवार समिति में भेजिए। 408 खंड है। मंत्री को मेरा चैलेंज है आपके जरिए, 25 खंड मंत्री नहीं गिना सकते आज पारित होने के बाद भी। लेकिन क्या संवैधानिक मिलता और अगला रास्ता क्या है? अब आगे क्या? मैं लीगल बात करूंगा। अभी तो जमीन की लड़ाई है, धरने पे जा रहा हूँ, आगे लड़ाई जारी रहेगी। वोट भी जाएंगे आप? बिल्कुल। निश्चित रूप से बेरोजगारों को रोजगार देने का काम, उनको उनकी दक्षता बढ़ाने का काम मेरा विभाग करता है। और दक्षता के साथ में हम रोजगार मेले लगा करके उनको रोजगार दिलाने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से एमएसएमई विभाग के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से उनको रोजगार मिलता है। उसके आंकड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं और जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े। धन्यवाद। व्यक्तिगत रूप से और भारतीय संस्कृति जिसमें संस्कार सर्वोच्च व्यवस्था मानी जाती है, चरित्र की पावनता, नैतिकता पर जोर दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से मैं इसके पक्षधर नहीं हूँ। अब ये क्योंकि बिल आ रहा है, आज पर चर्चा भी होना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो बिल लाया जा रहा है, ये आधुनिक समाज का जो विकार है लिव इन रिलेशनशिप का, उसके बाद महिला बच्चे बर्बाद ना हो, उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये बिल लाया गया। जो आदमी यूसीसी का शुरू दिन से विरोध कर रहा हो, उससे सवाल नहीं है। हमने आज यूसीसी की चर्चा, उस पर अपना संशोधन दे दिया है। और नियम यह है कि विधेयक जब आता है और उस पर कोई संशोधन आ जाता है और वो गिरे हो जाता है, तो पहले संशोधन पे चर्चा होना चाहिए। तो हम अपने संशोधन पे चाहेंगे कि चर्चा हो। और संशोधन में हमने जो बात रखने जा रहे हैं वो आर्टिकल 29 का वायलेंस हो रहा है, उसको हमने कहा कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका धज्जियाँ नहीं बिखेरना चाहिए और सरकार को मान्य करना चाहिए। हम तो दोनों का ही बोल रहे हैं, लिविंग का भी बोल रहे हैं, इसका भी बोल रहे हैं। इसीलिए संशोधन दिया है, सरकार को मानना चाहिए, समिति को भेज दें। देखिए,
विगत 23 साल से युवाओं का जो दर्द छलक करके आ रहा है, इस बात को लेकर के वर्ष 2025 में मैंने दिसंबर के विधानसभा के प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आकांक्षी युवा जो बेरोजगार है 25,95,000 आकांक्षी युवा बेरोजगार है। वहीं 30 जून 2026 की स्थिति में जब मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा कि आकांक्षी युवा की स्थिति क्या है, तो माननीय मंत्री जी के उत्तर में 17,71,000 के करीबन आकांक्षी युवा बताए गए। आप देखिए कि 6 महीने के अंदर 8 लाख आकांक्षी युवा गए कहाँ। इस प्रदेश के अंदर भर्तियां होती नहीं है। दूसरी ओर जब मैंने माननीय मंत्री जी से ये भी पूछा कि आपने स्वीकार किया है कि 8,000 ऑफर लेटर दिए हैं, जब आपने ऑफर लेटर दिए गए तो ये जो आकांक्षी युवा है किन किन विभागों में कहाँ किस किस कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी का उत्तर था कि इसकी जानकारी नहीं रखी जाती। एक तरह से इस पे माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ये 8 लाख युवा गए कहाँ, ये 8,000 आपने जो ऑफर लेटर दिए ये युवा कर क्या रहे हैं। एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो प्रदेश के मंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए। कोई जवाब था सरकार के पास कि भाई 8 लाख कैसे कम हो गए, क्योंकि उसमें तो 2600 ही लोगों की जानकारी आई है जिनको निजी क्षेत्र में। ये तो मैंने आप माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी से पूछिए, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। सर कई बार सरकार ये भी दावा करती कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का बहुत बातें करती है कि प्राइवेट सेक्टर में हमने इतनी जॉब्स दी, पर इस जानकारी में तो बहुत ही कम 2600 या 2700 के करीब जॉब टोटल मिली है प्राइवेट सेक्टर में 2025 में जो जानकारी दी थी उसमें 2700 के ऑफर लेटर दिए थे, और जो 2026 में जो जानकारी दी उसमें 8,000 ऑफर लेटर दिए गए थे। लेकिन माननीय मंत्री जी से जब पूछा गया कि ये किन किन कंपनियों में इन्हें नौकरी मिली है, किस पद पे किस पोस्ट पे कितने वेतन इन्हें मिल रहा है, लेकिन माननीय मंत्री जी का स्पष्ट उत्तर था कि इसकी जानकारी संधारित नहीं की जाती। एक तरह से बेरोजगार आपका क्या आरोप है? मानते हैं सर कि ये जो जानकारियां निकल के सामने आई सरकार एक तरह से ये आंकड़ों को की हेराफेरी है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है और ये बाजीगरी है मध्य प्रदेश सरकार की।